अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर का नेम हमारे पास है मेजरमेंट्स। ये न्यूमेरिकल्स हमारे जो हैं, एक तो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स हैं। सेकंड वन ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं 2021 के न्यूमेरिकल्स। चलें इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया गया है न्यूमेरिकल नंबर 1.4। एट द वैल्यूज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। वैल्यूज हमें दे दी गई हैं कि 2.189 किलोग्राम है एंड 0.089 किलोग्राम एंड 11.8 किलोग्राम एंड 5.32 किलोग्राम। स्टूडेंट्स हमसे डिमांड ये की जा रही है कि आप इनको ऐड तो करें, लेकिन साथ ही एक कंडीशन बताई जा रही है अप्रोक्सीमेट प्रिसीजन। इसको हमने याद रखना है। चलें सबसे पहले तो हम इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। सिंपली जो मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ लिखी 1 बाय 1, उन सब को ऐड किया और मेरे पास आंसर आ गया 19.398 किलोग्राम्स। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आगे ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल डाल के मैंने लिखा हुआ है 19.4 किलोग्राम। ये हमारा मेन कंसर्न है इस न्यूमेरिकल के अंदर कि हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर इसको एक 1 फ्रैक्शन तक ही राउंड ऑफ क्यों किया गया है, रीज़न क्या है। स्टूडेंट्स हमने प्रिसीजन के आर्टिकल के अंदर पढ़ा था कि हमारी प्रिसीजन मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो होगा कि जो हम जिसकी यूँ समझ लें कि लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2.189 एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है जिसका लीस्ट काउंट एटलीस्ट 3 फ्रैक्शन तक है। जैसे हमने पढ़ा कि वर्नियर कैलिपर जो है उसका हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आ रहा था 0.01 सेंटीमीटर्स, लेकिन जैसे ही हमने मूव किया माइक्रोमीटर सेक्रीगेज पे तो उसका लीस्ट काउंट क्या हुआ 0.001 सेंटीमीटर्स। स्टूडेंट्स देखिए जितना हमारा प्रिसीजन जो है वो एक्यूरेट कब होगी, जितना हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करने में हम उसको चूज़ करेक्टली करेंगे। तो अब यहाँ पे प्रिसीजन का मतलब उन्होंने वर्ड किया अप्रोक्सीमेट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी हो सकती है वो आपने बताना है। अगर कम से कम होता, अगर यहाँ पे कहता है लीस्ट प्रिसीजन, तो फिर हमारे पास आंसर आना था 3 फ्रैक्शन तक, क्योंकि हमारी वैल्यूज देखिए 3 फ्रैक्शन तक भी मौजूद हैं। तो अब हमारा आंसर हम उस फ्रैक्शन तक इसको राउंड ऑफ करेंगे जो कम से कम फ्रैक्शन हमारे जो गिवन वैल्यूज है उनके अंदर आ रही है। तो इनमें से देखिए हमारे पास 11.8 में सिर्फ एक फ्रैक्शन तक हमारे पास वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स के हमने अपने आंसर को भी 1 फ्रैक्शन तक लिमिटेड कर देना है। ये मैंने नीचे जो आपको डिटेल बता दी वो यहाँ पे लिखी हुई है, रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मजीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। लेट्स स्टार्ट ऑन कि हमारे पास 1.5 में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, कि जी की वैल्यू फाइंड आउट करें। और फार्मूला हमें बता दिया गया कि टाइम पीरियड का ये फार्मूला है, T = 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट made during an experiment। लेंथ ऑफ द सिंगल पेंडुलम हमें बता दिया गया दैट इज 100 सेंटीमीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस हमें बता दिया गया 40 सेकंड्स। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डाटा, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे मैंने गिवन डाटा सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया कि लेंथ जो सिंपल पेंडुलम की थी वो हमें गिवन है जी 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, यानी सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस 100 को 100 से डिवाइड कर दिया और मेरे पास आंसर क्या आ गया 1 मीटर। ओके, टाइम पीरियड फॉर 20 वाइब्रेशन। यहाँ पे ये बात है जो स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। टाइम पीरियड हमें दिया गया है किसके लिए, फॉर 20 वाइब्रेशन, दैट इज 40.2 सेकंड्स। और टाइम पीरियड तो 20 वाइब्रेशंस का है, लेकिन हमने जो फार्मूला के अंदर टाइम पीरियड यूज करना है, एज वी नो कि हम अगर एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हुए अगेन हम यहीं पे आ गए, तो इस ड्यूरेशन में जितना टाइम लगा, यानी टाइम टू कंप्लीट द 1 साइकिल, उसको हम कहते हैं दैट इज द टाइम पीरियड। तो ऑब्वियसली फिर हम यहाँ से क्या करेंगे,
20 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड जो है उससे हम एक वाइब्रेशन के टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारे पास होगा टाइम पीरियड जो हमने फार्मूला के अंदर यूटिलाइज करना है। ओके, सो अब लीस्ट काउंट, अब हमें दो वैल्यूज ये भी बता दी गई कि हमने मीटर रॉड से लेंथ मेजर की थी ये वाली, तो वो मीटर रॉड का जो हमें लीस्ट काउंट बता दिएगा दैट इज 1 मिलीमीटर के मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर तक मीटर रॉड जो है वो मेजर कर सकता है। सिमिलर पॉइंट में हमें स्टॉप वॉच से हमने टाइम मेजर किया, तो उसमें भी हमें बता दिया कि स्टॉप वॉच जो है वो 1 सेकंड को जो है 0.1 सेकंड यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से को एग्जैक्टली मेजर कर सकती है, उसका भी टाइम पीरियड हमें दे दिया गया। सो अब हमें मालूम क्या करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो फार्मूला में गिवन है जी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। अब चूंकि हमने g कैलकुलेट करना है और वो इस स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है, तो इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। ठीक है, सो जी की वैल्यू, अब मैं इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया तो मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, यानी सिंपल आपने जी और टी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं जी 4 टाइम्स 3.14। अब 3.14 जो है वो हमारे पास वैल्यू किसकी है, पाई की, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया, टाइम्स 1। लेंथ की वैल्यू जो है हमने 1 मेजर की, वो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी। ओके, सो अब g इज इक्वल टू ओवर हमने नीचे जो है वो हमारे पास आ रहा है टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट किया 2.01 सेकंड, तो वो मैंने वैल्यू पुट की। सो इसको मैंने जब कैलकुलेट किया, सो g की वैल्यू मेरे पास आ रही है 9.76 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि g की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आगे हमारा काम जो है वो हमने कैलकुलेट करना है कि अनसर्टेनिटी कितनी आ रही। हमारे ये न्यूमेरिकल जिसमें हमारा मेन कंसर्न यही है कि हमने g की वैल्यू बतानी है और उसमें अब हमने कैलकुलेट करना है कि दो वैल्यूज हमने यूज की, लेंथ और टाइम, तो उसके अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटी कितनी है हमारे आंसर के अंदर। तो देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स फोकस करें जरा कि अब हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ किसके लिए, लेंथ के लिए। अब लेंथ के लिए अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का मतलब है लेंथ के लिए हमने जो मीटर रॉड इस्तेमाल किया तो उसके देखिए जी लीस्ट काउंट कितना है 0.001 मीटर। तो लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट हमारे पास 1 थी। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट। सो मैंने किया जी लीस्ट काउंट को मेजरमेंट से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 0.001 मीटर्स मेरे पास आ गई जी इसकी अनसर्टेनिटी। अब ये मीटर्स नहीं आएगा क्योंकि इसका यूनिट नहीं होगा, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारे पास जस्ट एक डिजिट आएगा। सो अनसर्टेनिटी इन लेंथ जो है हमारे पास, अब परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ इसी वैल्यू को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास आ जाएगा 0.01%। ठीक है, अब जब मैंने 100/100 लिखा है इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाला 100 है ना, यानी 1/100, देखें 1/100 जो है वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास परसेंटेज के, ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1/100 जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे पास लेंथ की अनसर्टेनिटी आ गई। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने टाइम की मेजरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली अपनी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। टाइम के लिए देखिए तो हमारे पास लीस्ट काउंट जो है 0.01 है और इसकी जो मेजरमेंट थी हमारे पास वो 20 वाइब्रेशंस के लिए थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही मिस्टेक्स बच्चे कर जाते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कि वो टाइम पीरियड को हमने जो उसका लीस्ट काउंट है ना उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर। ठीक है, सो लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 20 है, इनको डिवाइड करेंगे मेरे पास आंसर आ गया 0.005। ठीक है, सो ये मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे सेकंड इसके साथ यूनिट नहीं आएगा। अब देखिए अनसर्टेनिटी टाइम मेरे पास आ गया 0.005, तो उसको मैंने अब डिवाइड किया। यहाँ पहले तो ये क्या था कि लीस्ट काउंट 20 वाइब्रेशंस के लिए थी, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि एक वाइब्रेशन के लिए जो उसका लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकंड था। अब 20 वाइब्रेशंस के लिए मैंने उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया तो वो मेरे पास आ गया 0.005।
5। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आपके पास आता है कि जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीज करेंगे उतनी अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। सो अनसर्टेनिटी अब 0.005 को मैं डिवाइड करूंगा। अब ये मेरे पास लीस्ट काउंट आ गया, मेजरमेंट थी एक वाइब्रेशन के लिए मेरे पास 2.01 सेकंड। सो उसको डिवाइड किया, मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो आ जाएगी 0.25%। अब यहाँ पे स्टूडेंट जरा आप लोग अपने माइंड में एक स्केच लाएं जो हमने पढ़ा था अनसर्टेनिटी के अंदर कि हमारे पास जब डिवाइड हो रही हो दो वैल्यूज डिवाइड हो रहे हो तो क्या होगा, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है वो ऐड हो जाती है। इसी वजह से हमने यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट किया। अब क्या करते हैं जी, L/T² है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब L और T की ये तो बात क्लियर होगी कि अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी, लेकिन T² है, इसके ऊपर पावर फैक्टर भी आ रहा है। तो पावर फैक्टर में हमने पढ़ा था कि जितनी पावर होगी उतनी उनकी अनसर्टेनिटी जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ प्लस होगी 2 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम। ये 2 कहाँ से आया, ये पावर ऑफ द T², टाइम की जो पावर है उसको हमने यहाँ पे ले लिया। सो अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। 0.1% हमने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की लेंथ के लिए और 0.25% हमने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की टाइम के लिए। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.1% प्लस 0.5%, ये सम अप हो के हमारे पास आ जाएगी 0.6%। अब ये हमारे पास आ गया जी की वैल्यू जो है 9.76 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर विद 0.6% अनसर्टेनिटी। अब इस जो हमारा आंसर आया ना जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 9.76 जो हमारे पास आंसर आया उसके अंदर 0.6% अनसर्टेनिटी अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजर्ड वैल्यूज मौजूद है। अब इसका क्या करेंगे, 9.76 का मैं 0.6% कैलकुलेट करूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा 0.06। ठीक है, तो वो अब मैं अपना कंक्लूडेड आंसर जो है वो लिखूंगा, G इज इक्वल टू 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल का। नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1.9, न्यूमेरिकल नंबर 1.9। इसमें हमसे पूछा जा रहा है शो दैट द फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली करेक्ट। सो ये डायमेंशंस के आर्टिकल में से हमें क्वेश्चन दिया गया, हमने प्रूव करना इज इक्वल टू mc² डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसी को हमने प्रूव करना है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एज E इज इक्वल टू mc² रहता है, E इज द एनर्जी और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल। अब जो जाउल है, सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट, सबसे पहले हम एनर्जी के डायमेंशंस को ले रहे हैं कि ऑफ इक्वेशन E इज इक्वल टू E क्या है हमारे पास mL² T⁻⁻2 ये आ गई। अब यहाँ से देखें कि इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं। E क्या होता है जी, एनर्जी। एनर्जी जो है वो वर्क का और एनर्जी का यूनिट चूंकि एक जैसा होता है, उसका भी यूनिट जॉल है, उसका भी यूनिट जॉल है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे वर्क का फार्मूला लिख लिया जो कि है FD, और F हमें पता है F क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे हम अगेन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि F.D, सो फोर्स जो है उसका यूनिट होता है न्यूटन और D का यूनिट होगा मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूटन को देखें तो न्यूटन क्या होता है हमारे पास, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इसको देखिए, किलोग्राम के लिए मैस m आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर है यहाँ पे L² आ गया, टाइम स्क्वायर है लेकिन इनवर्स है तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर का इनवर्स हमने डायमेंशन लिख ली एनर्जी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन विच इज इक्वल टू mc²। अब m हमें पता है मैस का जो है वो क्या होता है, यूनिट, मैस का यूनिट होता है जी। अब यहाँ पे मैं mc² के लिए डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। मैस का यूनिट होता है जी किलोग्राम, और c जो है ये कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो स्पीड का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो अब इसकी डायमेंशंस अगर लिखें, किलोग्राम है तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या आ जाएंगी m, मीटर है, लेंथ है तो उसकी डायमेंशन L आ गई, टाइम है तो T आ जाएगा और इसके ऊपर -1 लिख देते हैं। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई इसके लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि हमारे पास MLT इनवर्स, सो यहाँ पे अब यहाँ पे C का स्क्वायर है,
यहाँ पे मैं इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं इन दोनों को। इसका स्क्वायर जब स्क्वायर लेंगे तो टाइम स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर भी आ जाएगा, एंड फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कि एम एल स्क्वायर, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर ले लें क्योंकि सी स्क्वायर है, एम एल स्क्वायर, सो टी इनवर्स स्क्वायर। ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई राइट हैंड साइड की। सो एज वी नो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हमारे पास क्या आ गई, इक्वल, सिंस डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर same, thus left hand side is equal to right hand side, hence prove that the equation is dimensionally correct. So students, ये था हमारे पास MCQs number 1 point. Okay, now move on. Question number 1.6. What are the dimensions and units of gravitational constant G in the formula F is equal to G m1 m2 over r square? So students, gravitational फोर्स के लिए हमें फार्मूला दिया गया है, एज वी नो जी इज इक्वल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका यूनिट क्या है और फिर उसके हम डायमेंशंस भी कैलकुलेट करेंगे। सो प्रूफ हमने करना है जी का यूनिट और उसकी डायमेंशंस। सो f इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ से जी को सेपरेट कर लिया, जी को हमने यहाँ पे लिख लिया कि जी का हमारे पास फार्मूला आ गया। अब देखिए फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर स्क्वायर रेडियस होता है, रेडियस का यूनिट मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, सेकंड मैस का यूनिट भी किलोग्राम होगा। अब यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ गया। मैं अगेन न्यूटन जो है वो हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। सो इसमें और ये किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये 7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर था, मैंने उसको नीचे लिख लिया। ये 1 किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, बाकी हमारे पास रहेगा मीटर क्यूब किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको स्टूडेंट्स अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको डायमेंशंस की सूरत में लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास दो तरह से मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, एक मेथड से कि डायरेक्ट आप डायमेंशंस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट याद हो, ठीक है, आपको लेंस की रेडियस की डायमेंशंस और मैस की डायमेंशंस उनको डायरेक्ट पुट करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा फर्स्ट टारगेट उन्होंने बताया है कि आप क्या करें जी, फार्मूला भी बताएं कि यूनिट्स क्या आ रहे हैं और फार्मूला क्या है, वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। चलें, यूनिट्स हमारे पास हमने यहाँ पे बता दिया कि यूनिट क्या आ रहा है। ये हमने सिंपल यूनिट जो हम यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब उसको मजीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। अब इसकी डायमेंशंस में स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखने लगा हूँ, तो देखते हैं हमारे पास मैच होती हैं या नहीं होती। सो इसकी डायमेंशंस क्या है कि मीटर क्यूब है, हमारे पास मीटर क्यूब है, पर किलोग्राम है। तो पहले मैस की लिखते हैं, तो मैं पहले मैस की लिख रहा हूँ जी, पर किलोग्राम यानी m टू रेज़ पावर -1, मीटर क्यूब है l टू रेज़ पावर 3 आ जाएगा, एंड पर सेकंड स्क्वायर है t टू रेज़ पावर -2 आ जाएगा। ये मेरे पास डायमेंशंस आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब यहाँ से देखिए अगेन आपकी डायमेंशंस जो है वो यहाँ से भी सेम आ रही है। ये 1 मीटर से मीटर जो है वो कट जाएगा, पर मीटर आ जाएगा l टू रेज़ पावर 3 और t टू रेज़ पावर -2। सो डायमेंशंस हमने कैलकुलेट कर ली फॉर किसके लिए, फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है। एज अ यूनिट ऑफ द फोर्स लेंथ एंड मास आर न्यूटन्स मीटर एंड किलोग्राम्स। वो एक नीचे आपको हिंट भी दे दिया कौन से यूनिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा g के लिए आपको बता दिया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ पे हमने उसको अगेन रिपीट भी कर लिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है 1.6 भी कंप्लीट हो गया। Now students move on question number 1.7. So question number 1.7 में देखेंगे कि इसमें हमें कहा जा रहा है show that the expression Vf is equal to Vi plus At. So that is the first equation of motion, Newton's first equation of motion, dimensionally correct or not, where हमें बता दिया कि Vf the final velocity, Vi initial velocity, A is the acceleration at time t, ठीक है जी। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जी Vf इज इक्वल टू Vit। हमने प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इससे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखें जी हमारे पास क्या है, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी है। सो एज वी नो कि वेलोसिटी जो है उसकी डायमेंशंस क्या होती है हमारे पास, Vf मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर्स पर सेकंड। तो मीटर की डायमेंशन आ जाएगी L और सेकंड की डायमेंशन आ जाएगी T। सो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई
फाइनल वेलोसिटी के लिए। सो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास वी आई प्लस ए टी। अब वी आई है वेलोसिटी है एंड ए टी हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द एक्सेलरेशन एंड टाइम। सो वेलोसिटी की डायमेंशंस यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला के फॉर्म में कैलकुलेट कर देता हूँ। इधर मैंने डायरेक्ट डायमेंशंस कैलकुलेट किए हैं। वी आई का यूनिट होता है हमारे पास मीटर्स पर सेकंड, प्लस आ रहा है दरमियान में, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये देखें अब सेकंड रेज़ पावर 1 और ये -2 इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये बचेगा मीटर्स पर सेकंड प्लस मीटर्स पर सेकंड, ये हो जाएगा 2 मीटर्स पर सेकंड। दैट मीन्स 2 मीटर्स पर सेकंड हो रहा है, तो 2 तो हमारे पास कांस्टेंट, इसकी डायमेंशंस तो होंगी नहीं। ये भी आ गया मीटर पर सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड भी था मीटर्स पर सेकंड, राइट हैंड साइड भी आ जाएगा मीटर्स पर सेकंड। अब इसकी डायमेंशंस बनाएंगे, मीटर की डायमेंशन मीटर क्या हमारे पास एल है और टाइम के लिए टी आ जाएगा, -1 लिख देंगे। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई, देखिए 2 कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन ये आ गई 2 टी टू द पावर -1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मींस के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो स्टूडेंट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन हमारे पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट साबित हो जाती हैं।